जरा एक बेहद आधुनिक फैक्ट्री की कल्पना कीजिए। छत पूरी तरह से सोलर पैनल से ढकी हुई है, अंदर की लाइटिंग एकदम स्मार्ट और ऊर्जा कुशल है, और कंपनी बड़े गर्व से दुनिया को बता रही है कि उसकी ये फैसिलिटी कार्बन न्यूट्रल है। सुनने में तो ये पर्यावरण की एक बहुत बड़ी जीत लगती है ना? लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां नहीं करती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार इमेज के पीछे छिपे हुए उस विशाल कार्बन फुटप्रिंट की दुनिया को उजागर करने वाले हैं, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। असल में किसी फैक्ट्री के सोलर पैनल या उसकी स्मार्ट लाइटिंग पूरी कहानी का बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो उस फैक्ट्री के गेट के बाहर शुरू होती है। जरा उन भारी ट्रकों के बारे में सोचिए जो कच्चा माल ढो रहे हैं। लोहे को निकालने वाली वो विशाल खदानें, महासागर पार करने वाले बड़े बड़े कार्गो जहाज, और वो लैंडफिल जो सालों बाद उसी कंपनी के कचरे से भर जाते हैं। पर्यावरण पर असली और सबसे बड़ा प्रभाव तो फैक्ट्री के बाहर फैले इस विशाल सप्लाई चेन नेटवर्क में छिपा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्कोप 3 आखिर है क्या। फिर हम अपस्ट्रीम यानी उत्पादन से पहले की बातों पर गौर करेंगे, और उसके बाद डाउनस्ट्रीम यानी बिक्री के बाद के प्रभाव को देखेंगे। इसके बाद हम इसकी 4 मुख्य श्रेणियों को समझेंगे, और आखिर में पूरी तस्वीर और इसके समाधान पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से। स्कोप 3 क्या है और कैसे ये किसी कंपनी के अपने प्रत्यक्ष उत्सर्जन से कहीं आगे की बात है। देखिए, किसी भी कंपनी के उत्सर्जन को मुख्य रूप से 3 स्कोप में बांटा जाता है। स्कोप 1 और स्कोप 2 में तो फैक्ट्री के अपने उपकरण और उनके द्वारा खरीदी गई बिजली शामिल हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो सीधे तौर पर उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन स्कोप 3 ये उस विशाल छिपे हुए नेटवर्क को कवर करता है जो पूरे व्यवसाय को चला रहा है। इसमें कुल 15 अलग अलग श्रेणियां आती हैं जो एक कंपनी के संपूर्ण व्यापार नेटवर्क के कारण अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन पैदा करती हैं। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो वास्तविकता लिटरली चौंकाने वाली है। चाहे वो कोई रिटेल कंपनी हो या फिर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लगभग हर उद्योग में स्कोप 3 कुल कार्बन फुटप्रिंट पर पूरी तरह से हावी रहता है। ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। सप्लाई चेन की ये अप्रत्यक्ष गतिविधियां किसी भी फैक्ट्री के अपने रोजमर्रा के कामों की तुलना में कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रदूषण पैदा करती हैं। अब इन 15 श्रेणियों को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इन्हें बड़े करीने से 2 लूपों में विभाजित किया जा सकता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो अपस्ट्रीम का मतलब है प्रोडक्ट के बनने से पहले की हर एक चीज, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है प्रोडक्ट के फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद की हर चीज। इससे हमें ये समझने में बहुत मदद मिलती है कि कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी असल में शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ होती है। चलिए, अब हम अपस्ट्रीम यानी उत्पादन से पहले की गतिविधियों में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कोई भी काम शुरू करने की छिपी हुई लागतें क्या होती हैं। आइए एक पल के लिए फैक्ट्री के दरवाजों से बाहर निकलते हैं और अपस्ट्रीम टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है। आपको क्या लगता है उनका फुटप्रिंट कब शुरू होता है? फर्नीचर बनते वक्त? जी नहीं, उनका फुटप्रिंट तो तब शुरू हो जाता है जब लकड़ी काटने वाली भारी मशीनरी जंगल में अपना पहला धुआं छोड़ती है, जो कि सालों पहले हुआ होगा। फिर उस कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने वाले ट्रकों का उत्सर्जन आता है। यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी किसी भी वस्तु का निर्माण शुरू करने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती है। इसी अपस्ट्रीम में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल गुड्स का। हम अक्सर बड़ी मशीनों को सिर्फ एक टूल या उपकरण की तरह देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई फैक्ट्री भारी औद्योगिक आरी या कोई एडवांस्ड असेंबली रोबोट खरीदती है तो वे वास्तव में उसे बनाने में इस्तेमाल हुए स्टील और उसे पिघलाने में लगी भारी ऊर्जा का एक विशाल कैपिटल कार्बन कर्ज विरासत में ले रहे होते हैं। तो सच कहूं तो मशीन खरीदने का वो एक क्षण ही कार्बन जवाबदेही का क्षण बन जाता है। और बात सिर्फ मशीनों या कच्चे माल की नहीं है। किसी भी बिजनेस को जिंदा रखने की जो रोजमर्रा की परिचालन लागत है, वो भी इसी अपस्ट्रीम में जुड़ती है। जैसे ऑफिस का कचरा जो किसी दूर लैंडफिल में धीरे धीरे सड़ रहा है, किराए के ऑफिस को गर्म या ठंडा रखने में खर्च होने वाली बिजली, बड़े अधिकारियों की बिजनेस फ्लाइट्स, और यहाँ तक कि कर्मचारियों के रोज ऑफिस आने जाने वाली कारों का धुआं भी, ये सब उसी कंपनी के कुल उत्सर्जन का हिस्सा है। एक कंपनी के रोजमर्रा के अस्तित्व का भी पर्यावरण पर एक बहुत भारी वजन होता है। अपस्ट्रीम तो हमने समझ लिया, अब चलते हैं हमारे अगले खंड की ओर, डाउनस्ट्रीम यानी बिक्री के बाद। किसी भी प्रोडक्ट का असर उसके बिकने के बाद कितने लंबे समय तक रहता है, आइए देखते हैं।
चलिए, अब फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से निकलकर सामने वाले शिपिंग दरवाजों की ओर चलते हैं। प्रोडक्ट तैयार है। अब इसकी यात्रा शुरू होती है डिलीवरी वैन से। फिर ग्राहक इसे सालों तक इस्तेमाल करता है और अंत में दशकों बाद ये किसी डंपयार्ड में रासायनिक रूप से टूटकर खत्म होता है। जब कोई कंपनी कोई चीज बेचती है तो बात वहीं खत्म नहीं होती। वो कंपनी उस वस्तु के पूरे जीवन काल और उसके अंतिम निपटान तक के पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ जाती है। इसका सबसे सटीक और बड़ा उदाहरण है ऑटोमेकर्स। जब कोई कार कंपनी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कार बनाती है तो ग्राहक जब भी उस कार को चलाएगा उससे निकलने वाले धुएं की जिम्मेदारी उसी कार कंपनी की होगी। यानी अगले 10-15 सालों तक हर बार जब कोई ग्राहक टैंक फुल करवाता है और ड्राइव पर जाता है तो उत्पन्न होने वाले निकास के लिए मूल रूप से वो ऑटोमेकर ही जवाबदेह है। कई कंपनियों के लिए ग्राहक द्वारा उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाना ही उनके कार्बन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अब शायद ये ख्याल आए कि जो कंपनियां कोई फिजिकल प्रोडक्ट यानी भौतिक सामान नहीं बनाती, उनका क्या? तो जवाब है कि उनका प्रभाव भी कम नहीं है। एक फास्ट फूड चेन दुनिया भर में अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी ऊर्जा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसी तरह सोचिए, अगर कोई बैंक समंदर के बीच एक नए तेल रिग के लिए $1 अरब का लोन पास करता है तो उस रिग से आसमान में पंप किए गए कार्बन के लिए बैंक का पैसा सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अब तक हमने देखा कि ये जाल कितना बड़ा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि कंपनियां इस सब को संभालती कैसे हैं। हमारा चौथा खंड, 4 मुख्य श्रेणियां। देखिए, ईमानदारी से कहें तो 15 अलग-अलग श्रेणियों को एक साथ ट्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए व्यावहारिक रूप से ज्यादातर संगठन अपना ध्यान इन बिग 4 यानी 4 मुख्य जगहों पर लगाते हैं। पहला, जो सामान वे खरीदते हैं। दूसरा, उनके कर्मचारियों की व्यावसायिक यात्रा। तीसरा, उनके उत्पादों का ग्राहकों द्वारा उपयोग। और चौथा, वो प्रोजेक्ट्स जिनमें वे निवेश करते हैं। इस तरह अपनी फोकस को समेटने से कंपनियों को अपने इस विशाल कार्बन फुटप्रिंट को प्रैक्टिकली मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। तो हमने अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक का सफर तय कर लिया। अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, पूरी तस्वीर और इसका समाधान। स्कोप 3 को मापना कोई बोरिंग अकाउंटिंग का काम नहीं है। ये असल में एक सुपर पावर है। ये कंपनियों को अपनी फैक्ट्री की दीवारों के पार देखने की ताकत देता है। इन 15 श्रेणियों का सही डेटा जुटाकर एक कंपनी आखिरकार खदान से लेकर लैंडफिल तक अपने जलवायु प्रभाव के पूरे पैमाने का एकदम सटीक हिसाब रखना शुरू कर सकती है। इसके बिना कोई भी कार्बन न्यूट्रल होने का दावा बस एक आधा अधूरा सच है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि सच्ची प्रगति सतह के नीचे देखने और व्यवसाय के उन हिस्सों को संबोधित करने से शुरू होती है जो पहले नज़र से छिपे हुए थे। और ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जब तक हम व्यवसाय के उन अनजान और छिपे हुए हिस्सों को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम पृथ्वी के लिए कोई सार्थक और बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। असली बदलाव पारदर्शिता से ही आता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हमारे रोजमर्रा के सामानों का सच्चा पर्यावरणीय मूल्य और उनका असली फुटप्रिंट मुख्य रूप से इन कंपनियों की विशाल सप्लाई चेन में ही छिपा है, तो इन उत्सर्जनों को साफ करने के लिए अंततः किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या सिर्फ कंपनियों की, या सरकारों की, या फिर हमारी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और पूरी दुनिया को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा।